बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों और सुनने वालों को इमरान लंगड़ियाल का सलाम। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम एक सीरीज़ वीडियोस बना रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से स्पेन पैदल कैसे पहुंचा था। दोस्तों, मैंने 12 से 14 कंट्रीज़ क्रॉस किए थे पैदल। 12 से 14 बॉर्डर्स पैदल ही क्रॉस करके पहुंचा। दोस्तों, अभी मैंने कल पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ईरान और तुर्की के बॉर्डर के करीब एक एजेंट के घर में मौजूद थे। वहाँ से हम निकले तुर्की के बॉर्डर की तरफ। रास्ते में मैंने आप लोगों को बताया कि हम थक गए, कुछ रेस्ट की, उसके बाद चल पड़े। हम में से 2-3 लोग पीछे रह गए। उनके साथ क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं, और ना ही आज तक उनका पता ही चला है कि उनके साथ क्या हुआ। वो वापस चले गए, वो किसी ने पकड़ लिया, वो वापस पाकिस्तान आ गए, वो मर गए, उन्हें कोई खा गया, क्या हुआ उनके साथ हमें कुछ मालूम नहीं है। दोस्तों, मैंने कल वाली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि लेफ़्ट साइड पे ईरान की फ़ौजी चौकी थी और राइट साइड पे तुर्की की थी। दूर से लाइटें नज़र आ रही थी। जो लड़का हमें लेके जा रहा था, जिसको रास्ते का पता था, उसे डैंकर बोलते हैं, तो डैंकर ने हमें बिठा के सबको बड़ी अच्छी तरह इशारों से समझाया, क्योंकि वो पर्शियन था, फ़ारसी बोलता था, हमें फ़ारसी आती नहीं थी, इंग्लिश उसे नहीं आती थी, कि किसी ने लाइट नहीं जलानी, लाइटर नहीं ऑन करना, सिगरेट नहीं जलानी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब हैं, तो अगर हम यहाँ पे छोटी से छोटी गलती, किसी एक बंदे की भी छोटी से छोटी गलती हमें महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी। पहले हमने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था और फिर वही पहाड़ी हमने दूसरी साइड पे नीचे उतरनी थी। तो वही पहाड़ी आप लोग समझ लीजिए ईरान और तुर्की का बॉर्डर था। ना कोई तार लगी हुई थी, ना कोई निशान थे, ना कोई लाइन थी, कुछ नहीं था। कोई ऐसी वाज़ेह चीज़ नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि हम ईरान में हैं या तुर्की में हैं। दोस्तों, तो हमने बड़े जज्बे के साथ वो पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दी। तो पहाड़ी चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, या जो लोग झील सैफुल मलूक मेरी तरह पैदल गए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पहाड़ियाँ चढ़ना और पहाड़ियाँ उतरना कितना मुश्किल काम है। दोस्तों, हम पहाड़ी चढ़ने लग पड़े तो 2 से 3 लोग हम में से थक गए, वो पीछे रह गए। उनके साथ क्या हुआ, वो मारे गए या बच गए, हमें कुछ पता नहीं। उनका भी आज तक कोई खबर नहीं मिली। तो जब हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो हम उन 25 में से 20 लोग रह गए थे। 2-3 पहले पीछे रह गए, 2-3 पहाड़ी चढ़ते हुए पीछे रह गए, हम 20 लोग रह गए थे। अब हमने वो पहाड़ी नीचे उतरनी थी। तो जैसे ही हम उस पहाड़ी के टॉप पे पहुंचे तो दोस्तों फायरिंग की आवाज़ आई। तो जैसे फायरिंग की आवाज़ आई, आपको पता है कि जब अचानक फायरिंग हो ना, करीब खड़े, तो अक्सर लोग डर जाते हैं। तो हम में से 2 दोस्त डरे और डर से गिरे, और वो गिरे पहाड़ी की अगली तरफ, जिस तरफ हमने नीचे उतरना था। तो दोस्तों, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कितनी चोटें हैं, वो बचे या उनकी मौत हो गई, इस बात की आज तक हमें कोई खबर नहीं मिली। एक का नाम तनवीर था और एक का नाम सुलेमान था। उनके नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि हम जब निकले थे तो रास्ते में बातें करते आए। जब दिन के टाइम, असर से के टाइम जब हम निकले बॉर्डर की तरफ, तो हम बातें करते आए। उनका तल्लक गुजरावाला के करीब किसी गांव से था। आज तक ना तो उनके किसी रिश्तेदार से रब्ता हो सका और ना ही पता चल सका कि उनके साथ, बेचारों के साथ क्या हुआ। उन्हें फ़ौज उठा के ले गई, उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, या वो मारे गए, वहाँ पे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता चला। दोस्तों, बाकी लोगों ने हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी इतनी ख़तरनाक है कि अगर वहाँ से किसी का एक दफ़ा पाँव फिसल जाए तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं बचता, और इतनी ऊंची भी है। दोस्तों, हमने जैसे नीचे उतरना शुरू किया तो मेरे अपने बूट ख़त्म हो गए। दोस्तों, बूट टूट गए। उन टूटे हुए बूटों के साथ ही वो पहाड़ी मेरे नीचे उतरी, पाँव काटे गए, पाँव के नीचे कट के निशान लग गए, खून निकल रहा था दोनों पाँव से जब पहाड़ी नीचे उतरी। दोस्तों, फायरिंग 2 या 3 बार हुई उस टोटल रास्ते में। हम में से किसी को फायर नहीं लगा। हम 20 में से कोई भी गोली लगने से किसी की मौत वाक़या नहीं हुई।
اور پتہ نہیں وہ فائرنگ سیدھی کرتے تھے یا ہوائی فائرنگ کرتے تھے. لیکن جب ہم تقریباً ہاف میں پہنچے تو ہم میں سے ایک اور دوست گرا. تو وہ گرتے ہوئے اس نے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اسے بھی لے گیا ساتھ جاتے ہوئے. تو وہ 2 بھی گئے. 2 پہلے گرے اور 2 درمیان میں گرے. ان چاروں کی کوئی پتہ نہیں. 90% تو ان بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی. اور اگر وہ بچے ہو گئے تو اگر تو انہیں کسی نے 2-4 دن میں اٹھا لیا ہوگا وہاں سے، کسی گزرنے والے نے یا فوج کی گشت نے، تو ہاسپٹل پہنچایا ہوگا تو وہ بچ گئے ہوں گے، واپس پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہوگا. اگر نہیں اٹھایا کسی نے تو کوئی پتہ نہیں چلا. ان دونوں کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو جیسے ہی وہ پہاڑی ہم نے نیچے اتری تو سامنے ایک پانی کا چشمہ تھا. تو دوستوں پانی کا چشمہ تھا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا، اور پانی کے نیچے جو پتھر تھے وہ اتنے نوکدار تھے کہ شاید چھری بھی اتنی تیز نہیں ہوتی. دوستوں بوٹ تو پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے، تو وہ اتارے، ہاتھ میں پکڑے وہ ٹوٹے ہوئے بوٹ، اور جیسے ہی چشمہ کراس کیا تو جو پاؤں بچے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو وہاں سے گزرنے کے بعد دوبارہ جوتا پہنا اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم پیدل چلے. آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک کنٹینر ہمارا انتظار کر رہا تھا. دوستو اس ٹینکر نے ادھر ہی رکنا تھا، اور وہ ڈرائیور نے ہمیں اشارہ دیا اور ہم سب لوگ ودن 2 منٹس اس کنٹینر میں بیٹھ گئے. وہ کنٹینر بالکل فلی پیکڈ تھا، ہوا آتی تھی کچھ جگہوں سے. دوستو اس کنٹینر نے ہمیں اس بارڈر سے لے کر اٹلی کا ایک شہر ہے وان نام ہے، وان شہر کے قریب کسی گاؤں میں کسی ایجنٹ کے گھر جس کو سیف بولتے ہیں وہاں پر پہنچا دیا. تو دوستو جب ہم اس گھر میں پہنچے وہاں ہم نے کیا دیکھا، وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر ہمارے علاوہ کتنے لوگ موجود تھے، یہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے. آپ کا ہوسٹ عمران لیوریال. اللہ حافظ.